गुड आफ्टरनून गर्ल्स। आज का ये टॉपिक सॉइल एंड नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, ये कॉमन टॉपिक है BA सेम 3 CC 6 और PG सेम 2 CC GO 201 पेपर के लिए। तो PG वालों के लिए ऑलरेडी यूनिट 1 में काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने कवर कर दिए हैं। सॉइल एंड नेचुरल वेजिटेशन बहुत ही जनरल टॉपिक है जो BA लेवल पे किया जाता है। ऑलमोस्ट सेम थिंग PG लेवल पर ही किया जाता है। तो आज का ये लेक्चर दोनों ग्रुप्स के लिए है, काइंडली से ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते डेफिनेशन ऑफ सॉइल। डेफिनेशन ऑफ सॉइल हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया गया है। सॉइल रॉक्स के विघटन से होता है, जो चट्टानें होती हैं उसके विघटन से सॉइल बनता है, उसके डिकम्पोजिशन से सॉइल बनता है और उसमें हमें कुछ कुछ चीज़ें मिलते हैं जिसमें ऑर्गेनिक मैटर या ह्यूमस भी है, वाटर भी है, सॉइल एयर भी है और उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि वो प्लांट के ग्रोथ को सपोर्ट करता है। दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉइल। थर्ड स्लाइड में ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर, स्ट्रक्चर, कलर, pH वैल्यू एंड पोरोसिटी, बनावट, संरचना, रंग, pH का मान और सरंध्रता के आधार पर भारतीय मृदा और भूजल सर्वेक्षण जो होता है, ऑल इंडिया सॉइल एंड लैंड यूज सर्वे, उन्होंने सॉइल को क्लासिफाई किया है इन 1956। और ये जो एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक राइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, पीच सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल, तराई सॉइल, सलाइन सॉइल, ये सब अलग अलग किस्म के सॉइल है। आपको ये जो बगल में जो चित्र है उसमें अलग अलग रंग के सॉइल दिखाई देते हैं। सॉइल कुछ ऐसे ही दिखने में होता है। ये है हमारा सॉइल मैप ऑफ इंडिया। इस सॉइल मैप ऑफ इंडिया में अलग अलग कलर्स से अलग किस्म के सॉइल दिखाए गए हैं। कहाँ क्या सॉइल है, कैसा सॉइल है, इस चित्र से आपको पता चल रहा है। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे मैप्स आपको मिलेंगे, नेट पे मिलेंगे, एटलस पे मिलेंगे। आप किसी भी मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस आपको उसका सही ड्राइंग देना है। अब कहाँ रेड सॉइल है उसको सही जगह पर दिखाना है, कहाँ लैटरल सॉइल है उसको सही जगह पर दिखाना है, बस। स्लाइड नंबर 5 में सॉइल्स है, परसेंटेज ऑफ टोटल रिपोर्टिंग एरिया है, कहाँ वो मिलता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स 4 अलग अलग कॉलम में दिखाए गए हैं। एलुवियल सॉइल जो है, सबसे अधिक हमें एलुवियल सॉइल देखने को मिलता है, जो कि सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र बेसिन में मिलता है, नर्मदा, ताप्ती वैली में मिलता है, जितने सारे डेल्टास है कोस्टल प्लेन्स में वहाँ मिलता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में मुख्य तौर पर खादर और भांगर है। खादर इज़ न्यू एलुवियम, जो हर साल जो दोमट मिट्टी आती है वही खादर है। भांगर इज़ ओल्ड एलुवियम। इसके बारे में फर्स्ट चैप्टर में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। जब मैं ग्रेट प्लेन्स पढ़ा रही थी तब इसके बारे में मैंने बताया था। जिन लोगों को याद नहीं है वो काइंडली उस लेक्चर को रेफ़र कीजिए जहाँ पर मैंने ग्रेट प्लेन्स के बारे में बताया। ऐसे सॉइल्स जो होते हैं एलुवियल सॉइल्स, ये ह्यूमस में रिच होते हैं, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम एंड ऑर्गेनिक मैटर में भी ये रिच होते हैं। ऑन द होल इट इज़ अ फर्टाइल सॉइल, इट इज़ वेरी प्रोडक्टिव फॉर एग्रीकल्चर। रेड सॉइल जो है उससे कम मात्रा में हमें रेड सॉइल मिलता है पूरे इंडिया में। रेड सॉइल खासतौर पर पेनिनसुला, पूरे पेनिनसुला में तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक, सदर्न महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, सब जगह में रेड सॉइल मिलते हैं। और ये सैंडी भी होते हैं, क्लेई भी होते हैं, लोम भी होते हैं, 3 कैटेगरी में मिलते हैं। ये डेफिशिएंट होते हैं लाइम में, यहाँ पर चूने की कमी होती है। तो जहाँ रेड सॉइल में एग्रीकल्चर करना है तो अक्सर वहाँ लाइम इस्तेमाल किया जाता है, चूना इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नीशियम, फॉस्फेट की कमी होती है, नाइट्रोजन, ह्यूमस, पोटाश की भी कमी होती है। यहाँ पर एक कॉमन सी प्रॉब्लम है, वो है लीचिंग का प्रॉब्लम। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल, जिसको हम रेगुड सॉइल भी कहते हैं और हम जानते हैं कि ये वोल्केनिक ओरिजिन से होता है। इट इज़ फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ इरप्शन ऑफ लावा। गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट एमपी, इन सब जगहों में हमें ब्लैक सॉइल मिलता है। ये क्लेई टेक्सचर के होते हैं
और ये इस आयरन में रिच होते हैं, लाइम, कैल्शियम, पोटैश, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। इसमें खास बात यह है कि ये जब सूख जाता है तो बहुत हार्ड हो जाता है और ये क्रैक्स बन जाते हैं, ये क्रैक कर जाता है। तब वो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ नहीं होता। ऐसे सॉइल में बहुत अच्छे से रोज़ यानी गुलाबों की खेती की जा सकती है, शुगर केन की खेती की जा सकती है। इसके बाद आता है माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल हमें पहाड़ों पे मिलेंगे, ऑब्वियसली हिमालयस में मिलेंगे, और जहाँ जहाँ पहाड़ है वहाँ पर वो मिलेंगे। ये एसिडिक होते हैं और इसमें ह्यूमस की मात्रा भी कम होती है। इसके बाद रेड एंड ब्लैक सॉइल है, ये हमें मिलते हैं अरावली में, राजस्थान में, बुंदेलखंड, गुजरात। ये बहुत ही कम, लेस प्रोडक्टिव है और इसमें अगर हम सही तरीके से इरिगेशन करें तो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ख़ास तौर से ड्राई मिलेट्स ग्रो करते हैं। ड्राई मिलेट्स मतलब ज्वार, बाजरा, इस टाइप के क्रॉप्स ग्रो करते हैं। डेजर्ट सॉइल, राजस्थान, हरियाणा, ऑब्वियसली राजस्थान जो है वो थार है, थार डेजर्ट है वहाँ पर। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में भी हमें डेजर्ट सॉइल मिलते हैं। इसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम होता है। क्योंकि डेजर्ट में तो पेड़ पौधे होते ही नहीं, तो पत्ते झड़ते भी नहीं, इसलिए ऑर्गेनिक मैटर तो कम होगा ही। और मॉइस्चर कंटेंट भी लो होता है क्योंकि यहाँ बारिश नहीं होती है। इसके बाद आता है लैटराइट सॉइल, जो कि हमें वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट पर मिलता है और हमारे झारखंड में राजमहल हिल्स पे मिलता है, मेघालय प्लेटो पे, शिलोंग प्लेटो पे मिलता है, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में मिलता है। ये आयरन और एल्यूमिनियम में काफ़ी रिच है, बट इट इज़ पुअर इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, NPK। इसके बाद ग्रे एंड ब्राउन सॉइल है, जो कि राजस्थान और गुजरात में मिलता है। और ये बना कैसे है? ग्रेनाइट, स्नाइस, क्वार्ट्जाइट, इन सब के विघटन से ये बनता है, वेदरिंग से बनता है। दैट इज़ वाई इट इज़ लूज एंड फ्राइबल, इट इज़ नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर। इसके बाद आता है सब माउंटेन सॉइल, यानी माउंटेन के पादप प्रदेश में जो सॉइल मिलता है, तराई प्रदेश में जो सॉइल मिलता है। इट इज़ गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट, बट अदरवाइज इट इज़ नॉट वेरी प्रोडक्टिव। हाँ, ये बात और है कि सब माउंटेन सॉइल को यूज़ किया गया है खास तौर से चाय की खेती के लिए। बहुत जगह पर तराई रीजन में चाय की खेती होती है, उसमें यूज़ किया जाता है। और लास्ट में है स्नो फील्ड और ग्लेशियर, जहाँ पर सॉइल इज इमेच्योर, इट इज़ नॉट इरोडेड, इट इज़ कवर्ड विथ आइस मोस्ट ऑफ द टाइम, और इट इज़ नॉट वेरी प्रोडक्टिव। स्लाइड नंबर 6 में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन सॉइल एंड द कॉन्सिक्वेंसेस। सॉइल इरोशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये हम सब जानते हैं। सॉइल फर्टिलिटी डिक्लाइन हो रहा है, वाटर लॉगिंग हो रहा है। जब ज़्यादा इरिगेशन होता है, जब जल से इरिगेशन हम करते हैं, फील्ड्स में इरिगेशन करते हैं, तो क्या होता है, कभी कभी जल जमाव हो जाता है, जो कि सॉइल के लिए बहुत ही हानिकारक है। इससे सॉइल की सैलिनिटी बढ़ जाती है, सॉइल अल्कलाइन बन जाता है। और लास्ट पॉइंट में है सॉइल फ्लैट्स। सॉइल फ्लैट्स हमें खास तौर से कच्छ में देखने को मिलते हैं, जहाँ पर मिट्टी जो है वो बिल्कुल एक हार्ड रॉक की तरह बन गया है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? ये जो प्रॉब्लम है इसके कुछ परिणाम भी है। लैंडस्लाइड्स होते हैं, जब हम सॉइल का इरोशन करते जाते हैं तो ऑब्वियसली लैंडस्लाइड, भूस्खलन होंगे। फिर सूखे और बाढ़ की आवृत्ति बढ़ जाएगी। फिर शुष्क भूमि का विस्तार होगा, डिसर्टिफिकेशन होगा। जहाँ जहाँ से हम सॉइल का अपरदन करेंगे, उसका इरोशन करेंगे, वहीं वहीं पर जो डिसर्ट है वो फैलने लगेगा। और हम ये सब जानते हैं कि जब ओवर ग्रेजिंग होता है, जब बकरियों को घास खाने दिया जाता है, तो घास खाते वक्त बकरी घास की जड़ भी उखाड़ देते हैं, जिससे सॉइल और भी लूज हो जाता है और टॉप सॉइल उड़ जाता है। उसके वजह से द सॉइल लूजेस इट्स फर्टिलिटी, दैट इज़ द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और जब सॉइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं होगा तो वहाँ पर अच्छी तरह से कोई भी फसल या नेचुरल वेजिटेशन भी संभव नहीं होगा। स्लाइड नंबर 7 में सॉइल कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण के कुछ टिप्स दिए गए हैं, क्या क्या करना चाहिए। और क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है,
मुझे लगता है कि आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अब हम जा रहे हैं एक नए स्लाइड में, जिसमें हम नेचुरल वेजिटेशन यानी प्राकृतिक वनस्पति के बारे में बताएंगे। प्राकृतिक वनस्पति वो वनस्पति है जो पहले से मौजूद थी, न कि वो जिसे हमने लगाया है, हमने उगाया है। इज इट क्लियर? जो पेड़ पौधे हम लगाते हैं वो प्राकृतिक नहीं होता। तो हमारे देश में क्योंकि इतने सालों से लोग रहते आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ नगरीकरण हुआ है, औद्योगिकरण हुआ है, परिवहन और संचार के माध्यम बढ़े हैं, नए नए रास्ते बने हैं, जनसंख्या बढ़ती गई है, इसलिए नेचुरल जो वेजिटेशन है, प्राकृतिक वनस्पति है, वो बहुत ही कम मात्रा में ऐसे जगहों पे मिलती है जैसे कि हिमालय, और अधिकतर क्षेत्र में ये गायब हो चुका है। प्राकृतिक वनस्पति का ये मैप है, इसको आप ध्यान से देखिए। हूबहू इस मैप को भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस है और ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस है। डेसिडुअस फॉरेस्ट वो होते हैं जहाँ पत्ते झड़ते हैं, पर्णपाती वन होते हैं। तो कुछ जगह पर हमें मॉइस्ट डेसिडुअस मिलते हैं और कुछ जगह पर हमें ड्राई डेसिडुअस, जैसे झारखंड में ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं। साल is an example of dry deciduous forest. स्लाइड नंबर 10 में प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन फॉरेस्ट के बारे में बताया गया है। भारत में जो फॉरेस्ट कवर है वो बहुत ही कम है, 22.5% है, जो कि नॉर्मली होना चाहिए 33%, 33.3%, यानी 1/3 हिस्सा किसी भी देश का फॉरेस्ट के अंडर में होना चाहिए। जापान जैसे देश में 66%, यानी 2/3 एरिया इज अंडर फॉरेस्ट। यहाँ पर ग्रेजिंग ओपनली होता है। हम गायों को, भेड़ बकरियों को, मवेशियों को खुला छोड़ देते हैं चरने के लिए, न कि उनके चारा को हम अलग से रखते हैं, उनको उस चारा को खिलाते हैं, जो कि किसी भी विकसित देश में होता है। यहाँ पर झूम कल्टीवेशन, स्थानांतरण की खेती की जाती है, जिससे कि फॉरेस्ट को काफ़ी नुकसान होता है। इसके अलावा बढ़ती हुई जो आबादी है, उससे कृषि भूमि की भी मांग बढ़ती जा रही है। फिर देयर इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण है, बड़े बड़े मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जिसमें बहुत सारा फॉरेस्टेड लैंड जो है वो पानी के नीचे चला जाता है, सबमर्ज्ड हो जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत इसी से हुई थी, जब नर्मदा वैली पर एक बहुत बड़ा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनने, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट बनने के लिए वो बनाने के लिए वो कोशिश कर रहे थे। तो ये सब का हमारे इंडियन फॉरेस्ट की कुछ प्रॉब्लम। लास्ट स्लाइड में मैंने सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक वानिकी को भी इंक्लूड किया है। सामाजिक वानिकी में समाज के लोगों को फायदा होता है। अब देखिए, हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो फॉरेस्ट पर डिपेंड करते हैं। बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स हैं जो कि फॉरेस्ट में ही रहते हैं। अब उनको अगर फॉरेस्ट से हटा दिया जाए तो उनका लाइवलीहुड, उनकी जीविका खत्म हो जाएगी, वो छीन लिया जाएगा, विच इज़ नॉट राइट। तो इसीलिए सोशल फॉरेस्ट्री सामने आया, और इस फॉरेस्ट्री का मुख्य उद्देश्य है टू रिड्यूस प्रेशर ऑन ट्रेडिशनल फॉरेस्ट। ये क्या करते हैं, जलावन के लिए लकड़ी लेने ही लोग अधिकतर फॉरेस्ट में जाते हैं, या फिर अपने मवेशियों को चराने के लिए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का बंदोबस्त सोशल फॉरेस्ट्री में अलग से किया गया है। तो इतना ही आज के इस लेक्चर के लिए। प्लीज़ गो थ्रू द लेक्चर. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज़ पुट इट इन द यूट्यूब चैनल in the comment section. And for the remaining part, please look up any book that you have on India. That will help you. Thank you so much, girls. Stay safe. Keep on studying. Be very positive. Thank you.